नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम करेंगे राष्ट्र संवाद की, लेकिन ये बदले हुए समय पर आज हम प्रसारित कर रहे हैं और आज से राष्ट्र संवाद का जो समय है वो 3 से पौने 4 बजे तक का ही निर्धारित किया गया है और उसी के दौरान हम दर्शकों से अपने राष्ट्र संवाद से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर रूबरू होंगे और विस्तार से बात भी करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम गुजरात से ही, क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और समीकरण जो है वहां पर बनते और बिगड़ते भी देखे जा रहे हैं। विपुल चौधरी का हम जिक्र करेंगे। लगातार जिस तरीके से उनकी सियासत जो जमीन है उसको लेकर भी किस तरह से अटकलें लगती रही हैं और अब तक और उनको लेकर एक बार फिर से प्रदेश में राजनीतिक जो है हलचल तेज हो गई है। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और इसी मुद्दे पर हम सीधे चलेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में और जानेंगे कि विपुल चौधरी का जिस तरीके से सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं उनको लेकर उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक तो जैसे आपने दर्शकों को बताया कि हम अभी आपसे रोज मुखातिब होंगे इस समय पे 3 से पौने 4 का एक हमने 15 मिनट बढ़ा भी दिया है इस कार्यक्रम का समय और ये रूटीन में भी रहेगा 3 से पौने 4 के बीच में हम आपके साथ संवाद करेंगे और कोशिश करेंगे उन मुद्दों को स्पर्श करने की, टच करने की जो रिलेवेंट है आज की तारीख में और जो या तो राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं समाज और राजनीति से जुड़े हुए हैं जी। तो जैसे आप शोभित जी कह रहे थे कि ये विपुल चौधरी वाला जो मुद्दा है जी। अब देखिए उसमें ये है पूरा मामला। अब तो खबर तो ये है कि भाई शंकर सिंह वाघेला और अर्जुन मोढवाडिया। शंकर सिंह वाघेला जो गुजरात के बहुत कद्दावर राजनेता रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत बड़े कद्दावर नेता रह चुके हैं, फिर अपनी खुद की सरकार बनाई, रिबेल किया, सब जानते हैं खजुराहो कांड, और उसके बाद फिर वो कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस में भी वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष के पद पर रह चुके हैं और कैंपेन कमेटी के जो चेयरमैन रह चुके हैं जी। तो अब हालांकि अपना खुद का एक पक्ष जो है उन्होंने लॉन्च किया हुआ है और अर्जुन मोढवाडिया जो खुद एक कांग्रेस के एक समय के बड़े नेता रह चुके हैं, इनको समन भेजा गया है जी। कहा गया है कि आपने जो है ये जब दूध सागर डेयरी के चेयरमैन हुआ करते थे विपुल चौधरी जी, तो उस समय जो है आपने फिर ये मुझे लगता है, एक तो मैं अपने पीसीआर वाले मित्रों को बताना चाहूँगा, ये विजुअल कुछ ठीक नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, ये नरेश पटेल के विजुअल जा रहे हैं वहाँ। एक्चुअली विपुल चौधरी और शंकर सिंह वाघेला साहब और ये मोढवाडिया साहब के विजुअल जाने चाहिए ताकि बात जो है उसके साथ वो उसका समन्वय हो सके। वो शायद गलती से चल रहे हैं पर वो ठीक हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता था कि इनको भेजा गया है। अब ये मामला देखिए बहुत उस तरह से पेचीदा भी है और कई बार ये मन में आम लोगों को ये सवाल होता है कि ये अचानक से कैसे इनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। फिर अरबुदा सेना जो उन्होंने अपने चौधरी समाज के लोगों की बनाई है वो फिर प्रदर्शन करती है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी ये इलाका बता दूं मैं, ये इलाका जो है महसाणा और महसाणा से सटे बनासकांठा तक के जो पूरा इलाका है गुजरात में, वहाँ चौधरी समाज जिसको आंजना पटेल कम्युनिटी भी कहा जाता है, वो समाज के विपुल चौधरी एक समय के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। वहाँ जो डेयरी है दूध की, दूध सागर डेयरी नाम है उसका, उस डेयरी का वो संचालन किया करते थे 2005 से लेके 2016 तक और उनके पिताजी जो थे वो भी इसी कहा जाता है कि इस डेयरी का जो मील का पत्थर था वो उन्होंने मतलब पहला पत्थर उन्होंने रखा था और उसका संचालन भी वो करते आ रहे थे। तो वो उसी परिवार से आते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि इन दोनों को समन भेज दिया गया, किसको, शंकर सिंह वाघेला और अर्जुन मोढवाडिया को, क्योंकि उस समय यूपीए की सरकार थी और एनडीडीबी का जो उनको पैसा बनाया गया था विपुल चौधरी को, क्योंकि एनडीडीबी जो है वो दूध उत्पादक जितने भी डेयरीज हैं उनका एक सरकारी ढांचा है जी। तो उन पर रिकमेंडेशन का एक वो आपने रिकमेंड कैसे किया, जबकि ये इन पर तो इतने बड़े रुपए का घोटाले का आरोप है, कुछ 800 करोड़ के आसपास के रुपए की जो है वो घोटाले की बात उन पर चार्ज की गई है विपुल चौधरी पर। तो ये इस चीज को लेकर अब इनको समन किया गया है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि विपुल चौधरी वैसे देखा जाए तो उनका एक जो शुरुआत रही वो बड़ी धमाकेदार रही। मतलब बहुत छोटी उम्र में जो है कुछ बड़ा मिल गया उनको।
ये इनको लेट 80s में पिक किया था शंकर सिंह वाघेला ने, जब वाघेला खुद भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और टैलेंट उनको पहचानने की आदत थी। तो वो उनको लगा कि विपुल चौधरी जब अहमदाबाद में कॉलेज में पढ़ा करते थे और युवा नेता थे उस समय, और उनको लगा कि इसमें कुछ लीडरशिप क्वालिटी है, तो इसको पिक किया, उनको ग्रूम किया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और उनको एक अच्छी ट्रेनिंग देने की कोशिश की शंकर सिंह वाघेला ने, अनडाउटेडली, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि शंकर सिंह वाघेला ने खुद जो है रिबेल कर दिया भारतीय जनता पार्टी से, और आप सब जानते हैं फिर कि वो खजुराहो लेके चले गए अपने विधायकों के साथ, और फिर दिल्ली से जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, वाजपेयी साहब को, अडवाणी साहब को, उनको आना पड़ा और समझौते की बात हुई, फिर समझौता हुआ भी और वो कुछ दिनों तक चला। उसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने सरकार गिरा दी और अपनी सरकार बनाई कांग्रेस के समर्थन से। तो उस सरकार में विपुल चौधरी, जो बहुत छोटी उम्र के थे, उनको दिया गया था जिम्मा गृह राज्य मंत्री का। तो छोटे से समय खंड काल के लिए, लेकिन वो गुजरात के गृह राज्य मंत्री पद पर वो विराजमान हुए थे। और कहा यह जाता है कि विपुल चौधरी का ये जिम्मा भी था कि वो जो सरकार बनाने में जो भी कैश फ्लो की जरूरत है उसको मैनेज करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको उस तरह से प्रबंधन करना ताकि लोग जो हैं बिल्कुल जुड़े रहें सरकार के साथ, वो कहीं जाए नहीं। तो ये सब काम उनको दिया गया था। पर बताया जाता है उनके बारे में कि वो जो बहुत कम उम्र में और बहुत कम पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के बावजूद उनको जो इतना बड़ा पद मिल गया, क्योंकि वो शंकर सिंह वाघेला के काफी करीबी थे, तो वो जो है शायद उनके सर पे चढ़कर बोला और फिर तो वो सरकार खुद शंकर सिंह वाघेला ने बर्खास्त कर दी थी और खुद उन्होंने चुनाव जो है उनका लाने का फैसला किया था, जहां उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालत हुई और वो 4 या 5 सीट जीत पाए थे, उससे ज्यादा कुछ जीत नहीं पाए थे वो। तो उसके बाद तो फिर वो खुद वाघेला ने अपने आप को कांग्रेस से जोड़ दिया। पर विपुल चौधरी जो है वो उनके और शंकर सिंह वाघेला के रिश्तों में फिर खटास वहां पैदा हुई, ये सब जानते हैं। और उसके बाद विपुल चौधरी ने अपनी राजनीति जो है काफी सीमित कर ली, अपने सिर्फ इलाके तक, अपने एरिया तक सीमित कर दी उसको। और फिर वो अपने कौटुंबिक जो उनका काम है, जो डेयरी उद्योग जो है, जिसकी नींव उनके पिताजी ने रखी थी, और फिर वही जो है पॉलिटिक्स, क्योंकि देखिए कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स भी शोभित में बहुत बड़ा पॉलिटिक्स होता है। और एक समय था जब वो कोऑपरेटिव सहकारिता का जो राजनीति हुआ करती थी वो पूरी कांग्रेस के हाथ में हुआ करती थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लेना उसको शुरू किया। और विपुल चौधरी क्योंकि बीजेपी से ही थे पहले से, और उनको लगा कि अब मुझे लगता है कि उनको लगता था कि ये मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर उन्होंने वो दूध सागर डेयरी वाला जो पूरा कार्यभार है वो अपने हाथ में लिया। चुनाव होता है, वो जीते और 2005 से लगातार 2016 तक जो है वो उसमें रहे। अच्छा बताइए, मैं बताऊं, इसमें 5,20,000 लोगों का नेटवर्क है किसानों का, जो दूध अपना इस डेयरी को देते हैं, ठीक है। और ये समझा जाता है कि इनका जो क्लाउड है उनके समाज का, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा क्लाउड है। इनकी जो भी वोट स्ट्रेंथ है उनकी, वो कंसोलिडेटेड वे में एक ही जगह गिरती है, और इसका इस्तेमाल करना चाहते थे विपुल चौधरी। उन्होंने एक अपनी सेना भी बनाई, उसका नाम रखा अर्बुदा सेना, क्योंकि उनकी जो कुलदेवी है वो अर्बुदा माता मानी जाती है, तो उस नाम से उन्होंने रखा हुआ था। अब जाके जब ये हुआ तो उनको अब ये समझने वाली बात ये भी है कि जब ये पद पे थे तब ये बीजेपी पे थे, ठीक है। और जब वहां मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र भाई काम करते थे, तो जब 2013 में उनके खिलाफ एक एफआईआर फाइल हुई, उस एफआईआर के बाद जाके अब एक्शन ली गई। तब भी उनको एक्शन तो ली गई थी, लेकिन फिर वो मामला दब गया था। अब जब उन्होंने पिछले कुछ महीनों में अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, और उसके बाद फिर जब लगा होगा कि भाई ये कुछ अपने हद से बाहर जा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, और ये भी माना जाता है कि इनको ये सब करने के लिए प्रेरित किया था शंकर सिंह वाघेला ने। तो शंकर सिंह वाघेला के लिए कहा जाता है कि वो बैठे बैठे बहुत सारी जो है पिन घुमाते हैं, तो यहाँ से घुमाते हैं, कहीं रिएक्शन या
उसका प्रत्याघात कुछ कहीं और देखने को मिलता है। तो शंकर सिंह जी भी अभी जो है कोशिश में लगे हुए हैं, हालांकि वो काफी साइडलाइंड है गुजरात की राजनीति में अभी भी। उनका जो कांग्रेस में पुनः प्रवेश करने की उनकी एक इच्छा भी थी और प्रदेश गुजरात के कुछ नेताओं की भी इच्छा थी कि वो वापस आए, पर वो हो नहीं पाया। और अब जबकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव सर पे है और परिस्थिति ये है कि शंकर सिंह वाघेला इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कहीं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक है उनका मानना है कि विपुल चौधरी की जो ये अचानक से शक्ति प्रदर्शन करने की जो भी ये मंशा हुई, इच्छा हुई और जो उन्होंने किया भी, इसके पीछे शंकर सिंह वाघेला है, समझे आप। तो ये चीज को देखते हुए उनको भी अब समन भेज दिया गया। लेकिन यहाँ संदेश है, वहां कुछ होने वाला नहीं है, पर ये है कि भाई आप जो है मतलब शांति से जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहो। आप कुछ ऊंच नीच करने की कोशिश मत करो, ऊपर जो उठा पटक की कोई कोशिश मत करो। जो चल रहा है चल रहे दो। आप अभी कोने में हो तो कोने में रहो, अपना जो भी है संभाल के। और अर्जुन मोढवाडिया को भी एक मैसेज था कि भाई हम आपको भी घेर सकते हैं और चार्जशीट बनाना तो फिर उनके हाथ में है, तो वो कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो उनको लगता है कि उस तरह की राजनीति का हिस्सा है जो हम पिछले कुछ दशक से गुजरात में और अब तो देश में भी देख रहे हैं। तो विपुल चौधरी को लेकर अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब अंबाजी गए प्रधानमंत्री जी। वो क्यों गए पता है? वो सिंबॉलिक था पूरा, क्योंकि वो जो इलाका जैसे मैंने कहा महसाणा से लेके अंबाजी तक का पूरा इलाका, वहां पे ये जो समाज है आंजना चौधरी समाज, जिसको आंजना पटेल समाज जिसको कहते हैं, चौधरी भी कहते हैं, इनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जी। और वहां इससे पहले कुछ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी उस क्षेत्र में, वो कर नहीं पा रही क्योंकि जो ये लोग इनके समाज के थे वो सब ने इकट्ठा होकर कहा था कि हम आपको यहाँ आपका प्रवेश वर्जित है, आप यहाँ वेलकम नहीं है जी। तो प्रधानमंत्री ने जानबूझकर, जो हमारी सोच और हमारी जानकारी वो ये कहती है कि वहां अपना दौरा रखा ये साबित करने के लिए कि भैया मैं हूं और आप मुझे मना कर सकते हो तो बताइए। बिल्कुल। तो वहां फिर उनका कोई विरोध नहीं हुआ। हम देखते हैं वो चीज जो है ठीक ठाक हुई, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, कोई आपत्ति भी नहीं हुई और उनका कार्यक्रम बढ़िया अच्छी तरह से वहां कर दिया गया। ये भी बताया जाता है जैसे हर बार होता है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, वो बसें दौड़ाई जाती है, लोगों को लाया जाता है, सभा में बिठाया जाता है। पर ये तो हम देख रहे हैं, तब से देख रहे हैं जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, पर उनके मतलब उनकी सभा में भीड़ का आयोजन किया जाता है तो अच्छी तरह से हुआ, ताकि एक ऐसा दृश्य दिखे कि भाई कोई यहाँ विरोध भी नहीं है और कोई किसी प्रकार का कोई मतभेद या उनके भारतीय जनता पार्टी के काम के प्रति कोई गतिरोध भी यहाँ नहीं होने वाला है। जो लोग ये कहा जा रहा था कि असंतुष्ट हैं विपुल चौधरी को लेकर, तो वो भी एक मैसेज साफ कर दिया गया। तो अब जबकि इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट है विपुल चौधरी के, और वो दोनों जो है उनका नाम है शैलेश परीख करके उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनको भी अब उनको भी दर्द पूछा गया है, वो भी पकड़े गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में है अभी, ठीक है। तो अब वो जो है अब महसाणा कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है उनको फर्दर, अब पुलिस रिमांड के लिए उनको रिफ्यूज कर दिया है। तो अब क्या कर रहे हैं, जो दोनों हैं वो अब चार्ज फेस कर रहे हैं 750 करोड़ रुपए के घोटाले का, इरेगुलरिटीज का, जो विपुल चौधरी के चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान वो पाया गया। कहा जाता है कि उन्होंने अमेरिका में लॉस एंजलिस में बहुत आलीशान घर लिया हुआ है, बाहर बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी हुई, ये सब पैसों का इस्तेमाल करते हुए। और इसमें अब ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानी या जो भी तंत्र मानी उसके द्वारा कि भाई आप तो सिंगल आउट है, आपके ऊपर तो कार्रवाई होगी, लेकिन अगर आपके साथ भी कोई खड़ा है तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए शंकर सिंह वाघेला और अर्जुन मोढवाडिया दोनों को मैं आपको बताऊं कि वो बोल दिया गया कि भैया आपको भी यहाँ पे हम तलब कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये आप सोच समझ के आगे चलिए। और इसमें आगे हुआ क्या कि अब शंकर सिंह वाघेला और अर्जुन मोढवाडिया ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब वो महसाणा में, ठीक है, अब वो साक्षी हुंकार नाम की एक महासभा करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये मैसेज आया, अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये जो एसीबी ने ये विपुल चौधरी की जो गिरफ्तारी की है, तो उसके बाद जो इनकी जांच में इनका नाम खुला है, ठीक है,
तो महसाणा कोर्ट ने, जैसे मैं कह रहा था कि 6 अक्टूबर को साक्षी के तौर पर वहां पे जी पेश होने के लिए समन भेजा हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ 6 तारीख को साक्षी हुंकार महासभा दोनों मिलके करने वाले हैं। हालांकि अब दोनों एक पक्ष में नहीं है, पहले तो साथ में हुआ करते थे, लेकिन अब तो शंकर सिंह वाघेला की खुद की पार्टी है और मोटवाड़िया कांग्रेस में है, लेकिन फिर भी ये मिलके एक सभा करेंगे और उसमें बताया जा रहा है कि विपुल चौधरी के बहुत सारे जो समर्थक है, हजारों की संख्या में, वो वहां पे उपस्थित रहेंगे। तो ये अब वाघेला साहब का बयान भी हमारे सामने है ये कि विपुल चौधरी के खिलाफ अगर डेयरी वाले मामले में कोई भी अगर केस बनता है तो कानून अपने हिसाब से काम करे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हमको अगर ये पूछा जाए कि एनडीडीबी में हमने उनको कैसे क्यों रिकमेंड किया था, तो हमें वो क्यों किया था उसका जवाब भी हम दे देंगे। किसी को रिकमेंड करना कोई गुनाह नहीं बनता है, लेकिन ये एक तरह की वो रंजिश के तहत हमको परेशान करने की कोशिश जो है वो ये डबल इंजन की सरकार कर रही है और इसको हम इसका जवाब हम देंगे। ये कौन कह रहा है? शंकर सिंह वाघेला कह रहा है। मोटवाड़िया क्या कह रहे हैं? वो भी कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे, हमको बुलाया गया है, हम बताएंगे कि हमने क्यों रिकमेंड किया था। लेकिन इनका कहना है कि देखिए, विपुल चौधरी चुनाव जब सर पे है तब वो भारतीय जनता पार्टी की जो उनसे डिमांड थी, अपेक्षा थी, उसको वो मान नहीं रहे थे या उसके ताबे नहीं हो रहे थे, मतलब वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। ठीक है, और शरणागत जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे थे और इसीलिए उनको जेल भेजा गया है। ठीक है, और सुरेंद्रनगर जो एक और डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो सुरसागर डेयरी है और बाकी जितनी भी डेयरी जो गुजरात में कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर पे काम करती है, तो ये सब में जो है, जो लोग इनके बात को नहीं मानते हैं, उन सब पर ये इस तरह का जो है जोर जबरदस्ती और दबाव बनाया जाता है। ये मोटवाड़िया का एक आरोप है और मोटवाड़िया ने ये भी एक संकेत दिया है कि शंकर सिंह वाघेला की कांग्रेस में वापसी कभी भी हो सकती है। जो हम कह रहे थे कि अभी क्योंकि वो कोने में है तो उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है, अगर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म फिर से मिल जाए शंकर सिंह वाघेला को, तो वो फिर से जो है ऐसी आवाज बन सकते हैं जिसको सुनना पड़ेगा। और मोटवाड़िया का ये भी कहना है कि भाई आला कमान, मतलब इनका तो आला कमान अब यही है, सोनिया जी और राहुल जी, बिल्कुल वो और शंकर सिंह वाघेला जो है एक दूसरे के संपर्क में है और हमारे जितने प्रदेश के नेता है उन सबकी भी ये भावना है कि शंकर सिंह जो है फिर से कांग्रेस में वापस आ जाए। तो ये एक संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, और ये जो लड़ाई है आगे मैं बताऊं आपको, ये थोड़ी आगे और बड़ी होने वाली है, क्योंकि ये लोग शांति से बैठेंगे नहीं। ये बात बिल्कुल तथ्य है कि ये लोग बिल्कुल अपना एक वजूद जो है, अब इनका वजूद क्या है? अभी इनका वजूद ये है कि ये अगर 25 साल से तो हाशिए में धकेले गए हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत लेवल पर जो है वो टिके रहना चाहते हैं। पार्टी जीते या ना जीते उनसे उनको कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन अपनी अपनी जो एक छोटी सी रियासत है अपने इलाके में, अपनी कंस्टिट्यूंसी में, कम से कम वो बनी रहे ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। तो ये जो है बड़ा एक उस तरह का मामला अभी दिख रहा है और एनडीडीबी में उनकी रिकमेंडेशन के चलते अगर उनको साक्षी के तौर पर बुलाया जाता है तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो भी एक साफ मैसेज देना चाहती है, बिल्कुल, कि भाई हम को ये साबित करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी कि आप इनके साथ कुछ कहीं और इरेगुलरिटीज में जुड़े होंगे। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि कुछ इस तरह का माहौल बनता हुआ है, दिखाई दे रहा है गुजरात की राजनीति में भी, जब चुनाव तो अभी दिसंबर में होने वाले हैं, कि कुछ ऐसा शायद और तीव्र या कुछ उग्रता के साथ कुछ ऐसा संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट जो है पॉलिटिकल फ्रंट पे हमको देखने को मिलेगा। और मैं आगे इसमें ये भी बताना चाहता हूं आपको कि जो सहकारी क्षेत्र है, अब सहकारी क्षेत्र जो है ये बड़ी एक गुजरात का सहकारी क्षेत्र बहुत एक मॉडल के तौर पर पूरे देश में माना जाता है। आप जानते हैं अमूल की खुद की जो शुरुआत है वो भी गुजरात से हुई और उससे बड़ा सहकारी क्षेत्र का मॉडल तो आपको कभी सफल मॉडल देखने को गुजरात के बाहर, देश के बाहर भी शायद कम मिले। उस तरह की पूरी एक रचना की व्यवस्था की गई थी। तो अब शंकर सिंह वाघेला का कहना है कि इससे पहले तो मैंने डॉक्टर अमृता पटेल जो है
जो कुरियन के बाद अमूल की चेयरमैन बनी थी, ठीक है, तो उनको भी जो मैंने रिकमेंड किया था। तो कोई योग्य व्यक्ति को रिकमेंड करना ये क्या कोई मतलब कोई गुनाह थोड़ी हो जाता है। बिल्कुल। तो इस मुद्दे पर वो जो है वो बात करेंगे, कल अपनी बात रखेंगे। कल 6 तारीख है और कल उनको बतौर विटनेस कोर्ट में पेश भी होना है और साथ में फिर उसके बाद वो एक सभा भी करने वाले हैं जहां पे वो इस सरकार के खिलाफ अपनी बात लोगों के बीच में रखेंगे। पर मामला ये उत्तर गुजरात वाला बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात पक्की है एकदम। जी जी, मेरा एक सवाल इससे ये निकलता है कि क्या विपुल चौधरी जैसी शख्सियत गुजरात में अन्य चेहरे भी हैं जो आज दबे हुए हैं? कभी उनकी अपने जमाने पर एक पैठ हुआ करती थी, या कि इस तरह के और भी 2-3 लोग जो है नाम है? अरे है ना, बहुत है ऐसे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्मीद जताई जा रही है कि अब वो जो है अपने आप को फिर से साबित करने के लिए गुजरात नहीं, ऐसे लोग तो बहुत हैं जो एक जमाने में बहुत बड़े 30 मार का हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी वो हैसियत नहीं रही है शोभित भाई जी। मुझे याद है जब वो 90s का जब दौर था, भारतीय जनता पार्टी नई नई सत्ता में आई थी, कुछ नाम कुछ चेहरे ऐसे थे जो बड़े यंग थे और बड़े लगता था कि कुछ कर लेंगे, मतलब कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा करेंगे। हमको याद है एक राकेश राव हुआ करते थे मध्य गुजरात से, बिमल शाह हुआ करते थे। बिमल शाह बड़ा एक नाम हुआ करता था उस समय जी। अभी भी है वो, मतलब अपने क्षेत्र के सीमित रह चुके हैं उसी से। पर एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी में उनकी तूती बोलती थी। यंग लीडर थे, यंग थे एकदम, और हरेन पंड्या के बहुत अच्छे मित्र थे। और तब तो ये प्रदीप सिंह जाडेजा बहुत जूनियर, जो फिर लंबे अरसे से गृह राज्य मंत्री रहे गुजरात के, वो भी जो है बहुत जूनियर लीडर, मतलब नेताओं में, कार्यकर्ताओं में आते थे। पर बिमल शाह जो है वो बड़े डायनेमिक व्यक्ति थे, आज भी है वो उस तरह के। मैं अच्छी तरह से जानता हूं उनको। पर वो एक नाम ऐसा था, एक समय लगता था कि ये कुछ बड़ा करेंगे गुजरात की राजनीति, वो कर नहीं पाए। गोवर्धन झड़फिया भी एक ऐसा नाम था जो केशुभाई के समय में से लेके जब ये जो गोधरा कांड हुआ और जो राइट्स वगैरह हुए, तब वो एक्चुअली गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे। और वो उनको माना जाता था कि वो एक बहुत प्रोग्रेसिव सोच के और बहुत डायनेमिक यंग लीडर हैं जो आगे जाके शायद गुजरात के मुख्यमंत्री की गद्दी भी संभाल सकते हैं, क्योंकि वक्ता बहुत अच्छे थे वो। आज भी वक्ता बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक समय था कि मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि आपको लगता है फ्यूचर कोई कुछ करेगा इसमें, जैसे आपने पूछा अभी। बिल्कुल। तो वो भी लेहुआ पाटीदार समाज से आते हैं और उनकी बहुत फॉलोअरशिप थी, लोग फॉलो बहुत करते थे उनको। पर वो अब है, अभी फिर से बीजेपी में है, लेकिन फिर उन्होंने उस समय रिवेल किया था। उन्होंने एक ऐसी चीज की थी जो शायद कभी किसी ने की नहीं थी। उनको ये जब नाराज होकर चले गए 2002 के चुनाव 2002 का जो चुनाव हुआ, अक्टूबर में उसके रिजल्ट आए और सरकार बनी नरेंद्र मोदी की, ठीक है। 2001 अक्टूबर में जो है वो आए दिसंबर, और ये 2022 दिसंबर की बात है, 2002 दिसंबर की बात है, जब आम चुनाव हुआ और सरकार बनी। मोदी जी जो है वो तो 2001 अक्टूबर में आए थे, ठीक है। उसके बाद फिर वो राजकोट से बाई इलेक्शन लड़े और फिर तब वो आम चुनाव नहीं हुए थे। तो वो जब आम चुनाव के बाद 2002 के जब सरकार बनी, तब गोवर्धन झड़फिया को वो पद नहीं मिला जो उनके पास पहले था। और उनको लगा कि ये जो नरेंद्र भाई आए हैं वो पाटीदार, जो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, वो शायद इनको अब जो है कट्टू साइज करने के लिए आए हैं। और केशुभाई को क्योंकि हटा दिया गया था, तो वो एक बहुत बड़ा गुस्सा पाटीदार समाज में था। तो उस गुस्से का झंडा जो है वो गोवर्धन झड़फिया साहब ने उठाया था। और उनके पीछे पीछे बेचर भादानी थे, बालू तंती थे, बाबू उधार जो उस समय के बड़े पटेल नेता हुआ करते थे, ये बिमल शाह, फिर ये राकेश राव, समझे आप। और भी बहुत सारे जो पाटीदार नेता थे वो उसमें थे, जो विधायक थे उन सब में थे। इन्होंने झंडा उठाया था कि हम नरेंद्र भाई को हटा देंगे यहाँ से। वो हो नहीं पाया। 2005 में जब वो बाई इलेक्शन हुआ और गोवर्धन झड़फिया जीते, उनको मनाने के लिए ये किया गया था, तो उनको मंत्रिमंडल में नहीं, सॉरी, 2002 में झड़फिया जीते थे लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। लेकिन 2005 में ऐसी स्थिति को ठंडा करने के लिए उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात थी। 3 लोगों को बनाना था, उनमें से एक गोवर्धन झड़फिया थे। सब कार्यक्रम डिसाइड हो गया था, सज गया था।
मंच पे जब उनको जाना होता है, राज्यपाल जब खड़े होते हैं, फिर आपको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, ये सब जब हुआ, उनको मंत्री पद के लिए बुलाया गया, तो जो बहुत ड्रामेटिक घटना हुई वो ये हुई कि उन्होंने वहां जाके कहा कि मैं ऐसी सरकार में शामिल होना नहीं चाहता हूँ, और वहां से वो निकल गए। तो बहुत बड़ा अपमान जो है उन्होंने वहां से नरेंद्र भाई का किया था। फिर जाके उन्होंने अपनी एक महागुजरात जनता पार्टी बनाई जो 2012 तक रही, और उसके बाद फिर 2012 में केशुभाई पटेल ने जब गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई तो उसमें वो मर्ज हो गई। तो एक गोवर्धन जरफिया भी बहुत बड़ी संभावना हुआ करती थी। मैं आपको बताऊं, एक और नाम मुझे याद आ रहा है, भावनगर से ओझा साहब, सुनील ओझा साहब, भावनगर दक्षिण मेरे ख्याल से, वहां से वो चुन के आते थे, दो बार चुन के आए थे। वो भी एक बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े समझदार पढ़े लिखे एडवोकेट थे, पॉलिटिशियन में भी फ्यूचर नजर आता था। वो भी इनके साथ गए। ऐसे ही राजकोट के सिद्धार्थ परमार थे, वो भी इनके साथ गए। इन लोगों ने मिलकर महागुजरात जनता पार्टी बनाई, वो चली नहीं। तो जड़फिया से पहले सुनील ओझा जो है उन्होंने समझौता किया नरेंद्र भाई के साथ, और आज पता है क्या है, आज अब वही सुनील ओझा जो इतने क्रांतिकारी हुआ करते थे, वो सुनील ओझा आज वाराणसी में रहते हैं पिछले 8 साल से, और उनको जिम्मा दिया गया है कि आप जो है इस क्षेत्र का एक आप इसको ऑफिशियल अनऑफिशियल जो मान ले, पर उनको ये देखना है कि क्योंकि मत क्षेत्र वो नरेंद्र भाई का है, तो वहां जो चीजें हैं वो सब ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, काम ठीक से हो रहे कि नहीं हो रहे, उन सब की देखभाल और जो है वो जिम्मा उनको दिया गया है। कार्य समिति का हिस्सा होगा। हाँ, वो 1 to 1 सीधा पर्सनल है उनका भी। तो वो अब ये कुछ लोग थे जो पहले क्या थे और अब, और हरण पंड्या तो हम जानते हैं कि फिर वो रहे ही नहीं, उनका तो एसेसिनेशन हो गया। तो ये कुछ नाम है ऐसे जो एक समय था कि लगता था धुआंधार हैं, बहुत कुछ कर लेंगे, सेवा की तरह दिखते थे, पर विजय शंकर की तरह आए और चले गए। ये हो गया सर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे संवाद की तरफ। राघव चड्ढा का एक वीडियो हमने कल भी देखा था और आज उस पर बात करेंगे विस्तार से कि वो गरबा के रंग में नजर आ रहे हैं गुजरात के अंदर। जी। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर आईबी की रिपोर्ट आ जाए तो हम सरकार आज ही बना लेंगे। हाँ। बस थोड़ा जनता को जो है वो धक्का लगाने की जरूरत है। वो धक्का कब लगेगा, कितने तरीके से लगेगा और कितनी तेजी से लगेगा, ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो राघव चड्ढा है वो गरबा के रंग में नजर आ रहे हैं और कहने वाली ये बात होती है, और आपसे ही जानना चाहेंगे कि वो गरबा का रंग जिस तरीके से उन्होंने एक दुपट्टा ओढ़ रखा था और उसके साथ में उनके साथ में तमाम कुछ नेताओं की भी तस्वीरें कैद हुई थी, तो वो गरबा का रंग जो है गुजरात चुनाव तक कितना बिखेर पाएंगे जनता तक में, आपसे ही जानना चाहते हैं। देखिए, राघव चड्ढा गए थे, ये जो है ना, ये इनके साथ आप अगर देखेंगे तो एक जो है वो अल्पेश कथीरिया है जी, और दूसरे है धार्मिक मालविया जी। ठीक है, ये दोनों जो है पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता हुआ करते थे सूरत से जी। आज भी उनकी पहचान बेसिकली वही है जी। पर क्योंकि दोनों लेवा पाटीदार है, लेवा पटेल है दोनों के दोनों जी। और वहां जो सूरत में जो पाटीदार क्लाउड है, जो उनका बहुत बड़ी संख्या में है, जो सौराष्ट्र से आए और वहां अपना व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे फिर वो डायमंड इंडस्ट्री में हो या टेक्सटाइल में हो, पर सूरत से सौराष्ट्र से सूरत में बसे हुए जो पाटीदार हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है, और उनका कद और प्रभाव जो है वहां पे वो बहुत बड़ा है जी। तो चड्ढा साहब जब ये खेल रहे थे तो इनका मतलब ये था कि ये अब वो उनको जो है अपनी ओर आकर्षित करने की, आम आदमी पार्टी की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं जी। हम तो, हमारी बात हो रही थी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे मित्र हैं सौराष्ट्र में, राजकोट में बैठते हैं, जगदीश भाई नाम है उनका। अभी दोपहर को हमारी उनसे बात हो रही थी, तो हमने उनको पूछा, मैंने कहा कि भाई ये कुछ, हम तो नोएडा बैठे हैं, लेकिन आप बताओ, आप देख रहे हो वहां धरातल पे हो क्या रहा है सौराष्ट्र में जी। बोले भाई बहुत कुछ हो रहा है। मैंने कहा बताइए। तो उनका ये कहना है कि ये गुजरात में आज की तारीख में जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट है जी। उनके हिसाब से, पर्टिकुलरली सौराष्ट्र और कच्छ को देखते हुए। देखिए 182 सीटें हैं गुजरात विधानसभा में, उसमें से 48 जो है वो सौराष्ट्र में पड़ती है जी, और बाकी जो है 6 सीटें वो पड़ती है कुल मिला के कच्छ मिला के 54 होती है। तो अब देखिए कितनी हो गई, 49, 50, 51, 52, 53, 6 सीटें वो पड़ती हैं कच्छ में। ठीक है, तो 54 सीटें जो हैं, 54 सीट्स जो हैं, 54 सीटें, वो सीटें बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है अगर आपको सरकार। और पिछले चुनाव में
यहाँ बीजेपी को बहुत मार पड़ी थी। जी मैं बताऊं तो हर जगह पे पड़ी थी, लेकिन यहाँ ज्यादा पड़ी थी। और सूरत की अगर आपको 16 में से 15 सीटें नहीं मिलती तो सरकार गई थी उस समय। तो अब देखिए उन जो हमको चित्र जो हमको देखने को मिल रहा है, जो सामने आ रहा है, वो ये है कि नरेश पटेल चाहते तो थे कि वो कांग्रेस से जुड़े, जी वो हो नहीं पाया। जी ठीक है, लेकिन अंदर से वो आज भी चाहते हैं कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को समर्थन दिया जाए। जी उसके बाद जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी का भी अब प्रवेश हो चुका है, जी तो एक लॉजिक दिखाया बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में भी जितने पाटीदारों को अगर दिया जाए टिकट, दिलवाया जाए टिकट, तो दिलवाए और जिताया, जितने जिताया जा सकता है उनको जिताया जाए। जी एक ऐसा एक गणित बिठाने की कोशिश की जा रही है वहां पे, क्योंकि ये सूरत में इन लोगों ने खोडल धाम का वो खेस पहना हुआ है पूरा और कर रहे हैं। क्योंकि खोडल धाम, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि लेहुआ पाटीदार समाज जो है उनका एक तरह का संगठन केंद्र है वहां पे। ठीक है, और नरेश पटेल उसके अध्यक्ष हैं। तो उसको आम आदमी पार्टी से भी जितना लाभ पाटीदार समाज को मिल सके इन टर्म्स ऑफ टिकट्स इन दी अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस, तो वो चाहते हैं नरेश पटेल की ये हो। और राघव चड्ढा, क्योंकि उनको भी अब सह प्रभारी वहां पे बनाया गया है गुजरात का, तो वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि भाई जितने वोट उनसे हमको मिलना चाहिए तो हमको मिले। तो उसी खेल के जरिए, और केजरीवाल भी तो जाके आए ना, केजरीवाल खोडलधाम जाके आए भाई, और ये शनिवार की बात है, पिछले शनिवार की बात है। तो वो भी जाके आए, वहां गरबा लेके घूम के आए, वो माता जी का दर्शन करके वहां से वो आए। तो वो एक कोशिश है उनकी पाटीदार वोट, पाटीदार कम्युनिटी को अपनी ओर आकर्षित करने की। और जब हम आगे बात करेंगे अनारबेन वाले मुद्दे पे, तो मैं उसमें और चीजें भी जो है आपके साथ बात करते करते मैं उस पर प्रकाश डालूंगा मैं। जी तो शुरुआत कर लेते हैं तीसरे संवाद की। राघव चड्ढा का तो गरबा शुरू है, सबने देखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उस गरबा का जादू जो है कितनी दूर तक बिखरता हुआ दिख रहा है। बढ़ते तीसरे संवाद की तरफ, और न्यूज रूम लाइव में भी इस मुद्दे को हमने उठाया था, लेकिन समय कम होने की वजह से इस पर काफी कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु थे जिस पर हम बात नहीं कर पाए थे। अनार पटेल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युवा चेहरा ही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो उनके शामिल होने के लिए कयास भी लगाए जा रहे हैं। उनके व्यक्तिगत अगर छवि की बात करते हैं तो गुजरात में काफ़ी अच्छी मानी जा रही है, और आनंदी बेन की जगह जो है रिप्लेसमेंट के तौर पर कह सकते हैं कि उनके नाम का जिक्र किया जा रहा है। इस नाम पर कितनी सच्चाई है और इस नाम को लेकर क्या क्या अटकलें लग रही हैं, इसी मुद्दे पर सीधे चलेंगे हम अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में, और पूछेंगे कि क्या कुछ बदलते हुए समीकरण जो दिख रहे हैं इस नाम को लेकर। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी हमने न्यूज रूम में कोशिश की थोड़ा उस पर बात करें, अभी थोड़ा हमारे पास समय है तो उस पर विस्तार से बात कर सकते हैं। ये हमको जो पता चला है, हमने जो बात की, हमारे जो सूत्र हैं उनसे पता चला ये है कि ये एक बहुत सोची समझी प्रेशर टेक्निक इस्तेमाल की गई है। अभी नरेश पटेल को जाना वहाँ, अच्छा खोडल धाम जाना, माता जी के दर्शन करना, मिलना, फिर नरेश पटेल से बैठ के बात करना जी, और ये सब चीज जो है वहां पे, मतलब वो जब जितने भी चैनल्स थी, जितने भी मीडियम थे, सबको कहा कि आप लाइव कर सकते हैं यहाँ से जी। तो उसको प्रोपोगेट किया गया कि अनार बहन जी जो है वो आई वहां पे, उन्होंने दर्शन किए, ये पूरा लाइव टेलीकास्ट हुआ। फिर वो गई ही अंदर बैठी नरेश पटेल से मिलने के लिए, वो भी दिखाया गया। फिर वो बाहर निकली, वो भी दिखाया गया। फिर पूछा भी गया कि भाई क्या बातचीत थी, तो कहा कि नहीं ये तो ऐसे ही औपचारिक एक बातचीत, लेकिन वो औपचारिक नहीं थी। हमको जो हमारे सूत्र बताते हैं शोभित भाई, वो ये बताते हैं कि देखिए अब वहां स्थिति थोड़ी बदल चुकी है। अभी ये जो अभी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल साहब, ये पूर्ण रूप से आनंदीबेन पटेल के चुस्त समर्थकों में से और उनके निजी सर्कल में से आते हैं जी। उसी गुट के माने जाते हैं और बहुत करीबी माने जाते हैं आनंदीबेन पटेल के। अब जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो जब बनते वक्त भी उन्होंने बड़े आदर के साथ आनंदीबेन पटेल का जिक्र किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ अरसे तक वो कभी भी कोई भी कार्यक्रम में बात करते थे तो आनंदीबेन का नाम लेना चूकते नहीं थे वो, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो गया, समझा। और फिर जब ये नरेंद्र भाई ने भी बोल दिया कि आने वाले चुनाव में भूपेंद्र भाई की अगुवाई में ही जो है चुनाव लड़ा जाएगा और मुझे विश्वास है कि
अगली सरकार जो बनेगी वो भी भूपेंद्र भाई की अगुवाई में बनाएगी। तो मतलब कि अब उनको ये बता दिया गया कि आप ही अगर सरकार बनेगी तो अगले सीएम होंगे। फिर अमित भाई का भी हमने बयान सुना, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, ये रेवड़ी बांटने वाले तो यहाँ पे आएंगे लेकिन उनका कुछ होने वाला है नहीं। जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास साथ खड़ी है और आपकी अगुवाई में लड़ा जाएगा और फिर आप ही की अगुवाई में मुख्यमंत्री पद आपका रहेगा और सरकार फिर से बनेगी। ये जो है ये सब घटना एक साथ एक के बाद एक हो रही है। तो अब भूपेंद्र पटेल जो है वो आनंदीबेन का गुणगान क्यों गाए, तो उन्होंने वो गुणगान गाना बंद कर दिया। तो वो जब बंद कर दिया तो बहन जी को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। जिस आदमी को मतलब पॉलिटिकली पाल पोस के बड़ा किया हो, राजनीति में जिसका पालन पोषण किया हो और हाथ पकड़ के अचानक एक पहली ही टर्म वो जो है बतौर विधायक अभी चुन के आए हैं और उसी टर्म में जो है उनको सीधा हाथ पकड़ के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया हो, उस स्थिति में जब वो आदमी अचानक 1 साल के अंदर अंदर आपके अपने नेता को भूल जाए तो भाई अच्छा तो नहीं लगता ना। बिल्कुल। तो वो नहीं लगा अच्छा। देखिए पहली बात तो अब मामला ये है कि अब अगर अनार पटेल को अगर पॉलिटिकली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाना है तो कहां से लड़वाएंगे। जैसे सुबह थोड़ी बात हो रही कि ये कुछ सीटें हैं जहां पे आनंदीबेन लड़ी हैं, मांडल से लड़ चुकी हैं, पाटन से भी मोर देन वन टाइम लड़ चुकी हैं, फिर घाटोड़िया से तो लड़ी रही है पिछले समय से। तो अब तो क्योंकि वो लड़ने वाली है नहीं, तो घाटोड़िया जो है पिछले चुनाव में क्योंकि अनार पटेल को उस समय टिकट नहीं देनी थी तो टिकट दे दी गई भूपेंद्र पटेल को। अच्छा, भूपेंद्र पटेल जो है वो बेसिकली मेमनगर उससे बाजू की एक नगर पालिका है, घाटोड़िया के बाजू की नगर पालिका है जिसको कहते हैं मेमनगर। और जब विधानसभा क्षेत्र की बात आती है तो वो मेमनगर घाटोड़िया में सम्मिलित हो जाता है। तो वो मेमनगर नगर पालिका के प्रमुख रह चुके हैं। फिर उसके बाद वो गए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, फिर वो ओडा के भी चेयरमैन रह चुके हैं। और ये सब पद उनको मिले हैं आनंदीबेन की वजह से, और अब वो मुख्यमंत्री भी बने हैं तो आनंदीबेन की वजह से बने। बिल्कुल। और घाटोड़िया जो परंपरागत सीट बैठक हुआ करती थी आनंदीबेन पटेल की, उस बैठक पर भूपेंद्र पटेल को लड़ाया गया था। तो अब जब अनार पटेल क्योंकि वो अपने नेता को मान भी नहीं रहे, उनका जिक्र भी नहीं कर रहे, उनका उल्लेख भी नहीं कर रहे, तो क्या उनकी जगह पे अपनी बेटी को लड़ाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सोच अभी चल रही है वहां पे। ठीक है, तो इस तरफ जब ये अपने वफादारी दिखाना छोड़ दिया है भूपेंद्र पटेल ने, तो फिर अपनी जो बेटी है उनका भी एक राजनीतिक प्रवेश अब होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए, किस बैठक से होना चाहिए, तो घाटोड़िया से ही होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब 2-3 चीजें इसमें हो रही है। एक तो ये हो रहा है कि मैं जैसे अभी पहले कह रहा था आम आदमी पार्टी वाले मामले में कि पाटीदार की क्या स्थिति है। अब देखिए कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। एक, नरेश पटेल और लेवा पाटीदार समाज जो सौराष्ट्र का है, उसका अब एक मत तो ये मानना है कि हर पार्टी में जहां जितना पार्टी में हो सके उतना पाटीदारों को टिकट दिलवाओ। मतलब पूरे गुजरात से अगर 60-70 पाटीदार कैंडिडेट हो जाते हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी में हो, लेकिन वो सिर्फ उनकी वफादारी किसी पार्टी के प्रति नहीं, सिर्फ पटेल समाज के प्रति हो, तब ताकि जब जरूरत पड़े तो इनको कहीं से भी एक साथ लाके कुछ अगर पराक्रम करने की जरूरत पड़े तो किया जा सके। एक उस सोच पे काम हो रहा है। दूसरा, पाटीदार समाज और कोली समाज, 2 बड़े समाज है सौराष्ट्र में जिसकी वोट बैंक जो है बहुत मजबूत, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है, मत काफी है उनके पास। उनको जो है अब आम आदमी पार्टी लुभा रही है, उनको भा रही है, ये भी हमको जो है जानकारी मिल रही है वहां से। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब पाटीदार ये जान रहे हैं कि अगर ये फिर से सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो जितना अब तक जो है वो घिसती जा रही है पाटीदार समाज की स्ट्रेंथ को, अगर इस बार आ गई तो फिर तो खत्म कर देगी। फिर जो पॉलिटिकल वजूद और वर्चस्व जो भी बचा है अभी पाटीदार समाज के पास, वो खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। तो वो नहीं चाहते, उनके लिए ये बहुत ये डू और डाई वाली सिचुएशन आके खड़ी हो गई है। कांग्रेस के लिए भी ये डू और डाई सिचुएशन, अगर इस चुनाव में कुछ नहीं कर पाई तो फिर तो
पता नहीं कब कर पाएगी। जी। और आम आदमी पार्टी के लिए ये है कि पहली बार ये कोशिश करेगी, लेकिन अगर इसमें इंप्रेशन अच्छा नहीं जमा पाई तो आगे आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स उनको जो गुजरात में करना है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस सब जगह तीनों पार्टियों में सौराष्ट्र के पटेल जो है वो अपना एक वो ढूंढ रहे हैं रुतबा, अपनी अपनी पैठ ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम जो है हर जगह अपनी पैठ बनाए ताकि हम पॉलिटिकली हमारा अस्तित्व है टिका रहे। तो एक वो बात भी है और आनंदीबेन ये बात जानती है। और अनार पटेल का नरेश पटेल को जाके मिलना जो है एक तरह से प्रेशर बनाने की बात है किसके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के दो आला कमान जो है बड़े लोग हैं उनके ऊपर, कि भाई देखो राजनीति तो हमको भी करना आता है ना, अब हम आपके वफादार हैं, आपके लॉयलिस्ट है, ये बात सही है, लेकिन आप हम ही को कोने में कर दोगे तो नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ ये समाज है, ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना आपको, उसका उपयोग नहीं करना है लेकिन दिखाना जरूरी बन जाता है। तो इसी चक्कर में ये बताया जा रहा है कि एक प्रेशर पॉइंट पर लाने के लिए ये मुलाकात जो है वो अनार पटेल की नरेश पटेल के साथ की गई थी। और ये भी बताया जा रहा है कि कोई एक मैसेज भी था आनंदीबेन की ओर से जो अनार पटेल ने उस 1-to-1 वो जो रूबरू मुलाकात है उसमें वो अनार पटेल ने कहा है जी, कुछ मैसेज है। अब वो क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा है, वो वहां तक हमारी जानकारी नहीं पहुंची, पता चल जाएगा 1-2 दिन में, लेकिन कुछ कहा गया है। तो वो भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि इसको लेकर अभी आने वाले दिनों में कुछ और डेवलपमेंट भी होने वाले हैं जी। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो अनार पटेल को लेकर जिस तरीके से जिक्र हो रहा है गुजरात राजनीति में, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में क्या किस तरीके से वो रोल निभाती हैं, किस तरीके से उनको लिया जाता है, वो भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि परिवारवाद का भी जो टैग भारतीय जनता पार्टी जिसके विरोध में कैंपेन चलाती है और विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाती है, तो उसको भी मेंटेन करके चलना जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती हुई दिखेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो फिलहाल राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, 3 बजे से शुरू करेंगे और 3:45 बजे तक आपके सामने रहेंगे और दर्शकों से जुड़े बताना चाहेंगे कि दर्शकों के सामने जो है कई मुद्दे हम लेके आते रहेंगे और उन पर विस्तार से जो है बात करते रहेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।